तो एक तरीके से एक तरीका होता है मेरा पढ़ाने का, जो मैं बता देता हूँ आपको कि अगर हम कोई भी टॉपिक स्टार्ट करते हैं ना, तो उससे पहले ना, जैसे कि अगर हम जावा पढ़ते हैं, कोई भी टेक्नोलॉजी पढ़ते हैं, तो अगर मैं यहाँ से जावा या कोई प्रोग्रामिंग स्टार्ट करता हूँ, जैसे कि मैं जावा स्टार्ट करूंगा, तो यहाँ पे ना दो चीज तरीके, हर चीज के ना एक पढ़ने का तरीका होता है क्या, कि दो रूल होते हैं कि एक तो मैं वाई लिखता हूँ, क्या लिखता हूँ, वाई, कि भाई वो चीज आई तो क्यों आई। यानी इससे पहले भी हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी, उसमें से हम क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे थे, क्योंकि हमारे देखो हम अपने घर में भी जब कोई प्रोडक्ट लेकर आते हैं, तो जब हमें उसकी नीड होती है तभी लेकर आते हैं, ऐसे तो कोई प्रोडक्ट लेकर नहीं आते। तो जावा से पहले भी हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी, सी जो आपने पढ़ रखी है, उससे आप फेमिलियर भी हो। तो मैं प्रॉब्लम भी बताऊंगा कि उसमें ऐसी क्या प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से हम जावा को लेकर आए। यानी वाई का मतलब क्या होता है कि उसमें कॉन्सेप्ट छुपा होता है। क्या होता है कॉन्सेप्ट, आपको रटना नहीं है चीजों को, अपने कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करना है, ताकि अगर आप इंटरव्यू देने जाते हो या कहीं पे भी कंपनी में काम करते हो, अगर आपका क्लाइंट आपको कोई प्रॉब्लम देता है, तो उसकी प्रॉब्लम को सुनकर आप पता लगा सको कि आपको कौन सा कॉन्सेप्ट यहाँ पर इंप्लीमेंट करना है। ठीक है, तो देखो अगर दो रूल फॉलो करने हैं आपको, अगर एक अच्छा डेवलपर बनना है, एक अच्छा प्रोग्रामर बनना है, वो दो रूल क्या होते हैं, वो दो रूल ये हैं, आज से जब स्टार्ट कर रहे हो, तो पहला रूल होता है कि आपको हर चीज का एक तो वाई पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए, वाई, कि अगर आप कोई प्रोग्राम बनाते हो, उसमें कोई वर्ड लिख रहे हो, तो क्यों लिख रहे हो, हर चीज का एक मीनिंग होता है, ऐसा तो कोई चीज लिखी नहीं जाती, हर चीज का अपना एक कॉन्सेप्ट होता है कि इसको मैं यूं लिखूंगा। ठीक है, तो वाई, वाई का मतलब होता है कि अगर मैं ये चीज लिख रहा हूँ तो क्यों लिख रहा हूँ। ठीक है, अगर आपको वो क्यों समझ में आ गया ना, वाई समझ में आ गया, तो आपको कभी भी, यानी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर, यानी क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, तो आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। रटना नहीं है चीजों को, क्या करना है, हर चीज को समझना है। नहीं पहले तो मैं बताऊंगा ही आपको, अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आती है, तो आप उसको पूछोगे कि सर इसको क्यों यूज करते हैं, अगर नहीं लिखेंगे तो क्या प्रॉब्लम आएगी, अगर इसको लिख रहा हूं तो क्या सोल्यूशन है। तो पहला होता है वाई, और सेकंड वन इज होता है हमारा, कभी भी एक प्रोग्रामर बनना है, अच्छा डेवलपर बनना है, तो सबसे पहला पॉइंट, सेकंड पॉइंट क्या होता है, राइट कोड। क्या होता है, राइट कोड। कभी भी कोडिंग ना देखने या पढ़ने से नहीं आएगी, कितनी भी देख लो, कितनी भी पढ़ लो, कोडिंग कैसे आएगी, राइट करने से। यानी जितना ज्यादा कोड लिखोगे, उतनी ज्यादा एरर्स भी आएंगी, एरर्स आएंगी तो एरर को सॉल्व करोगे, और जब एरर को सॉल्व करना सीख जाओगे, तो आप यूज टू हो जाओगे किसी भी प्रोग्राम को लिखने के। जिससे कि क्या होगा, आपको अगर कोई भी कहीं जाते हैं इंटरव्यू देने, अगर आपको कोई वो कहते हैं कोई भी एक असाइनमेंट देता है या कोई कोड देता है लिखने के, तो आप कम से कम उसको लिख सकते हो। यानी हम सिंटेक्स लिखने के यूज टू हो जाएंगे, कि भले ही लॉजिक इतना जल्दी ना बने, लेकिन लॉजिक को हम बनाएंगे, जितना लॉजिक भी कब बनेगा, जब हम उसको प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज्यादा कोड लिखोगे उतनी एरर आएंगी। फिर अगर अगर ऐसा कर दोगे तो ये हो जाएगा, ये करेंगे, तो यानी जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा बेस्ट है। तो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। यानी अगर एक अच्छा प्रोग्रामर बनना है, जावा प्रोग्रामर या जावा डेवलपर कोई भी, तो आपको क्या करना है, राइट कोड, यानी जितना ज्यादा कोडिंग करोगे उतना ज्यादा आपके लिए बेस्ट रहेगा। कभी भी देखने या पढ़ने से नहीं आएगी। मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कराऊंगा और आपको लिखना भी सिखाऊंगा कि कैसे हर कॉन्सेप्ट को इंप्लीमेंट करते हैं। वो मैं आपको असाइनमेंट दूंगा उसके थ्रू। तो देखो जैसे मैंने बताया कि अगर मैं जावा पढ़ा रहा हूं, तो जावा के पढ़ाने से पहले हम वाई डिस्कस करेंगे कि जावा को क्यों लेकर आए, यानी जावा को क्यों लेकर आए। और उसका सेकंड वन होगा हाउ। और हाउ में क्या होता है, इम्प्लीमेंटेशन। क्या होता है, इम्प्लीमेंटेशन, कि भाई वो चीज अगर हमने कोई कॉन्सेप्ट पढ़ा है तो उसको इंप्लीमेंट कैसे करेंगे। तो मैं आपको ये दोनों चीज बताऊंगा, मैं आपको वाई भी बताऊंगा और क्या बताऊंगा, उसका हाउ भी बताऊंगा, कि उसको मैं क्यों यूज कर रहा हूँ, उसको क्यों लेकर आया, और उसको लिखूंगा कैसे, कैसे सॉरी इसको लिखेंगे कैसे, इसको इंप्लीमेंट कैसे करेंगे। ठीक है, इस तरीके से। और हर कॉन्सेप्ट को हम ना दो दो पहली चीज हो गई वाई और हाउ। यानी अगर हम कोई टेक्नोलॉजी, कोई भी कॉन्सेप्ट स्टार्ट करेंगे, कोई भी कॉन्सेप्ट होगा, इसमें ऊप्स भी होगा, वेरिएबल होगा, थ्रेडिंग होगी, सारे कॉन्सेप्ट होते हैं, बहुत सारे एक्सेप्शन हैंडलिंग होती है। तो हर चीज का पहले क्या पढ़ेंगे, वाई पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, वाई। देन उसको इंप्लीमेंट कैसे करें, वो मैं आपको सिखाऊंगा, इंप्लीमेंटेशन कैसे कोड को लिखते हैं। लेकिन मेन कॉन्सेप्ट क्या होता है, कॉन्सेप्ट को समझना। किसको समझना, कॉन्सेप्ट। सिंटेक्स तो मैं लिखना सिखा दूंगा। और हमेशा देख याद रखना, कभी भी ना कॉन्सेप्ट हमेशा सेम रहता है, सिर्फ लिखने का तरीका बदलता है। अगर आपको एक लैंग्वेज अच्छे से आती है, तो आप कोई भी लैंग्वेज इजीली सीख सकते हो, खुद से कोई प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि हर लैंग्वेज में कॉन्सेप्ट हमेशा क्या रहता है, सेम रहता है, सिर्फ लिखने का क्या बोलता है, तरीका बदलता है। समझ में आया, इस तरीके से। और हर टॉपिक को हम क्या करेंगे, -1 से स्टार्ट करेंगे, एकदम स्क्रैच से। मैं ये सोच के नहीं पढ़ाऊंगा कि आपको आता होगा, अगर आपको आता तो आप सीखते ही क्यों जावा। हर एक टॉपिक को -1 से स्टार्ट करेंगे, और जब तक आपको 100% क्लियर नहीं हो जाएगा, जितने असाइनमेंट देता हूँ मैं, बहुत सारे असाइनमेंट दूंगा, वो असाइनमेंट क्लियर नहीं होते, जब तक वो सारी चीज आपको क्लियर नहीं हो जाएगी, तब तक हम उस टॉपिक को नहीं छोड़ेंगे। और दूसरा है, हम रियल वर्ल्ड से रिलेटेड एग्जांपल डिस्कस करेंगे, क्योंकि हम देखो, आप टेक्निकली भले ही इतनी जल्दी कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो, लेकिन आप इतने सारे सॉफ्टवेयर यूज करते हो, इतनी ज्यादा मशीन यूज करते हो, हर चीज में प्रोग्रामिंग होती है। ठीक है, आप एटीएम मशीन यूज करते हो, आप अगर आप मेट्रो में आते हो तो टोकन वेंडिंग मशीन होती है, उसको यूज करते हो। ठीक है, तो एटीएम मशीन भी क्या एक सॉफ्टवेयर है, उसमें भी क्या करते हो आप, जो सही सेलेक्ट करते हो वही चलता है, प्रोग्राम है कि नहीं है, तो उसके लिए लॉजिक तो प्रोग्रामिंग का ही लगा होगा। तो वो कैसे लिखा गया है,
तो हम इस तरीके से रियल वर्ल्ड के कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे जिससे कि आपको चीजें इजीली क्लियर हो जाए, यानी क्रिस्टल क्लियर हो जाए कि भैया यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट है तो वो कॉन्सेप्ट कैसे लिखा होगा। ठीक है, तो हर चीज को रियल वर्ल्ड से डिस्कस करेंगे, रियल वर्ल्ड से रिलेटेड एग्जांपल डिस्कस करेंगे जिससे कि हमें सारी चीज इजीली क्लियर हो जाए, हमें कोई प्रॉब्लम ना आए। समझ में आया? इस तरीके से। तो अगर मैं पहला क्वेश्चन स्टार्ट करता हूं, अगर मैं बताता हूं आपको पहला क्वेश्चन, कोई भी डाउट हो कोई क्वेश्चन हो मेरे से पूछ लेना भी, ठीक है। तो अगर अगर मैं यहाँ से जावा का पहला क्वेश्चन आता है कि वाई जावा इज इन्वेंटेड, अगर मेरा पहला क्वेश्चन यही आता है कि हम जावा को क्यों लेकर आए, ये जावा से पहले ऐसी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी वो भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी, जैसे आपने सी या सी प्लस पढ़ रखी है वो भी क्या थी, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी, तो फिर हम जावा को क्यों लेकर आए। यानी क्वेश्चन ये होता है वाई जावा इज इन्वेंटेड। क्वेश्चन क्या होता है, वाई जावा इज इन्वेंटेड, कि हमने जावा को क्यों इन्वेंट किया, जावा को हम क्यों लेकर आए। ठीक है, तो पहले मैं आपको कुछ प्रॉब्लम्स बताता हूँ सी और सी प्लस में क्या प्रॉब्लम थी जो मेन सबसे बड़ी, जिसकी वजह से हमें लेकर आना पड़ा किसको, जावा को। और जावा ने फिर उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया, कि जो हमारी वहां पर प्रॉब्लम थी उसको जावा ने ऐसा क्या कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट किया, ऐसा क्या नई टेक्नोलॉजी को उसमें यूज किया जिससे कि हमारे जावा में उस प्रॉब्लम को कर दिया, सॉल्व कर दिया। समझ में आया? तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं इसको कैसे। मैं आपको ना एक टेलीग्राम पे चैनल बना देता हूँ और ये वीडियो मैं यूट्यूब पे भी अपलोड कर देता हूँ, ठीक है, वहां से भी आप देख सकते हो सारी की सारी वीडियो। ठीक है, जितना भी मैं क्लास में कराता हूँ वो टेलीग्राम की जितनी वीडियो होगी मैं वहां पर भी अपलोड कर दूंगा, तो वहां से भी आपको सारे कॉन्सेप्ट मिल जाएंगे। मैं आपको स्कैन कर दूंगा, एक क्यूआर कोड दूंगा, उससे आप उस चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, बाकी मैं आपको यहाँ पर चैनल बना देता हूँ और इसका लिंक मैं आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगा। एक मेरे को आप मैसेज कर देना, मैं एक ग्रुप बना दूंगा टेलीग्राम पे, आपको लिंक शेयर कर दूंगा, आप सारे उसमें ज्वाइन हो जाना। ठीक है, तो वीकडेज 11, तो आपको ये सारी जितनी भी ये इमेजेस वगैरह होती हैं, जितने भी कोड होंगे, जितने भी, वो आपको इस टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी सारी की सारी क्लास की किस पे, टेलीग्राम पे, इस पे। तो मैं इसको यहाँ पर शेयर कर देता हूँ जो मैंने यहाँ पर लिखा है। तो कोई भी डाउट हो कोई क्वेश्चन हो उसी टाइम पे मेरे से पूछ लेना कि सर इस ये मेरे को समझ में नहीं आया, तो मैं आपको क्लियर कर दूंगा सारी चीज। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन हो कैसा भी, सीखने आए हो तो चल सीख के जाओ। तो अब पहला क्वेश्चन आता है हमारा, जो क्वेश्चन यही है कि भैया हम जावा को क्यों लेकर आए, वाई जावा इज इन्वेंटेड, कि जावा में, जावा से पहले जो हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी उसमें ऐसी हम क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे थे जिसकी वजह से हम जावा को लेकर आए। मतलब क्वेश्चन यही है, तो वाई जावा इज इन्वेंटेड, ये क्वेश्चन है हमारे पास। तो सबसे पहले मैं प्रॉब्लम डिस्कस करता हूं आपको कि भाई सी और सी प्लस में ऐसी क्या प्रॉब्लम फेस करते थे जिसकी वजह से हम जावा को लेकर आए। तो प्रॉब्लम इन सी एंड सी प्लस प्लस, इसी इनसे इसलिए डिस्कस करूंगा क्योंकि इन लैंग्वेज के बारे में आपको पता है। तो प्रॉब्लम इन सी एंड सी प्लस प्लस, तो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम थी सी और सी प्लस में वो ये प्रॉब्लम थी, सबसे जो बड़ी प्रॉब्लम थी, जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक था सी और सी प्लस का, कि सी और सी प्लस के अंदर अगर आप कोई भी सॉफ्टवेयर डेवलप करते थे, कोई भी एप्लीकेशन बनाते थे, कोई भी सॉफ्ट या कोई भी एप्लीकेशन डेवलप करते थे, तो उसके अंदर वो सिर्फ उसी ओएस पे चलती थी जिसमें वो बनी है। मतलब सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक था वो क्या था, प्लेटफॉर्म डिपेंडेंसी। क्या थी, प्लेटफॉर्म डिपेंडेंसी, की अगर आप सी और सी प्लस को यूज करके कोई भी सॉफ्टवेयर डेवलप करते थे वो उसी ओएस में चलता था जिसमें वो बना है। यानी अगर मान लो एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया आपने, विंडोज, ये मेरा विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है, आपने इसमें वो सॉफ्टवेयर डेवलप किया, क्या कोई भी एप्लीकेशन डेवलप की, तो ये जो एप्लीकेशन आपने बनाई है तो ये सिर्फ विंडोज में ही चलेगी। अगर मैं इसको मैक या लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे चलाना चाहता हूं तो उसमें वो नहीं एग्जीक्यूट होता था। तो ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक था किसमें, सी और सी प्लस में, प्लेटफॉर्म डिपेंडेंसी। क्या थी, प्लेटफॉर्म डिपेंडेंसी। यानी सी और सी प्लस के अंदर अगर आप कोई भी सॉफ्टवेयर डेवलप करते थे तो वो उसी ओएस पे चलता था जिसमें वो बनाया, उसके अलावा किसी दूसरे ओएस पे वो वर्क नहीं करता था। सेकेंड हमारे पास क्या आता है, दूसरा ड्रॉबैक क्या था कि इट इज नॉट अ सिक्योर लैंग्वेज, ये सिक्योर लैंग्वेज नहीं थी बिकॉज ऑफ पॉइंटर्स। आपने सब में सी में पॉइंटर्स सुना होगा, क्या सुना होगा, पॉइंटर्स पढ़े ना। तो पॉइंटर्स में क्या होता है, उसके एड्रेस के थ्रू हम उसकी वैल्यू को चेंज कर सकते हैं, कैसे भी चेंज कर देंगे। तो इट इज नॉट अ सिक्योर लैंग्वेज, लैंग्वेज। और तीसरा पॉइंट क्या आता है कि इसके थ्रू आप सी और सी प्लस को यूज करके कोई वेब डेवलपमेंट नहीं कर सकते, कोई वेबसाइट नहीं बना सकते, फ्लिपकार्ट या अमेजन जैसी कोई आप ई कॉमर्स एप्लीकेशन नहीं बना सकते, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ हम सी और सी प्लस को यूज करके क्या बना सकते हैं, only we can develop on using C and C++
कैन ओनली डेवलप सिस्टम सॉफ्टवेयर। क्या बना सकते हैं हम? सिस्टम सॉफ्टवेयर। आप कहोगे सर सिस्टम सॉफ्टवेयर होते क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर, क्या सिस्टम सॉफ्टवेयर होते क्या है? तो सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? देखो सिस्टम सॉफ्टवेयर होते क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो किसी हार्डवेयर से काम कराते हैं। किससे काम कराते हैं? किसी हार्डवेयर से। मतलब जैसे कि ये आपको ये दिख रहा है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम है जो विंडोज चल रहा है, इसमें क्या है? ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम तो एक सॉफ्टवेयर है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? हमारे पास एक सॉफ्टवेयर है, लेकिन ये रैम को इंस्ट्रक्शन दे रहा है। रैम क्या? हमारा एक हार्डवेयर है। ठीक है, हमारे प्रोसेसर को इंस्ट्रक्शन दे रहा है, वो भी क्या है? हार्डवेयर है। तो जो सॉफ्टवेयर किसी हार्डवेयर से काम कराता है वो क्या होता है? हमारा एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। क्या होता है? एक सिस्टम एप्लीकेशन होती है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। तो सी और सी प्लस को यूज करके मैं ट्रांसलेटर्स बना सकता था, कंपाइलर डिजाइन कर सकता था। ठीक है, बहुत सारे हम सी और सी प्लस में प्रोटोकॉल्स भी डिजाइन करते हैं, जैसे एचटीटीपी प्रोटोकॉल होती है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, आप देखते हैं ना, वो कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स हम डिजाइन करते थे इसमें सी और सी प्लस के अंदर। तो यूजिंग सी एंड सी प्लस वी कैन डेवलप सिस्टम सॉफ्टवेयर। इसको यूज करके हम सिस्टम सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकते हैं। कोई वेब एप्लीकेशन या कोई वेबसाइट डेवलपमेंट नहीं कर सकते। समझ में आया? इस तरीके से। नेक्स्ट, तो ये कुछ मेन प्रॉब्लम मैंने आपको बताई है। अब इन प्रॉब्लम को जावा ने कैसे सॉल्व किया वो मैं आपको बताऊंगा एक एक करके। पहले मैं सी में जो प्लेटफॉर्म डिपेंडेंसी की प्रॉब्लम है वो आती क्यों है, सबको समझ में आया अभी तक इतना? इसमें कोई डाउट तो नहीं किसी को? कोई भी क्वेश्चन हो, कोई क्वेश्चन हो, अगर नहीं समझ में आता तो मेरे से पूछ लेना कि अगर मेरे को क्लियर नहीं हुआ। ठीक है, तो मैं अभी यही बता रहा हूँ कि अगर हमने ये तीन प्रॉब्लम बताई है कि ये प्रॉब्लम होती थी उसमें, लेकिन ये आती क्यों थी, तो मैंने बता दिया सिक्योर लैंग्वेज तो ये इसलिए नहीं थी क्योंकि वो किसको यूज करता था? बिकॉज ऑफ पॉइंटर्स। आप सब कौन से सेमेस्टर में हो? सिक्स्थ में? तभी स्टार्ट हुआ। तो बिकॉज ऑफ पॉइंटर। इंटरव्यू कब से, कंपनी कब से आती है आपके कॉलेज में? 7 से। जब तक जावा खत्म होगा तब तक कंपनीज आना चालू हो जाएंगी ना। अच्छा भी है। बिकॉज ऑफ पॉइंटर्स। क्या होता है? पॉइंटर्स। अब मैं पहली प्रॉब्लम डिस्कस करता हूँ कि जावा सी में ऐसा क्यों होता था कि जिसकी वजह से वो पर्टिकुलर एक ओएस पे ही चलते थे, उसके अलावा किसी दूसरे ओएस पे वर्क नहीं करते थे। वो मैं करके दिखाता हूँ। जैसे मैं इसको शेयर करता हूँ आपको, तो मैं एक सिनेरियो के थ्रू समझाता हूँ कि भाई वो सिनेरियो क्या होता है जिसके थ्रू, जिसकी वजह से हमारा एक पर्टिकुलर सी और सी प्लस में जो हमारा प्रोग्राम होता है वो पर्टिकुलर एक ओएस के ऊपर क्या होता है? डिपेंडेंट होता है, दूसरे ओएस पे नहीं चलता। तो कैसे? तो मान लो एक सिनेरियो के थ्रू समझते हैं। जैसे कि मान लो हमारे पास हमने एक प्रोग्राम बनाया यहाँ पर, ये प्रोग्राम डॉट सी, एक मैंने एक सी लैंग्वेज का एक प्रोग्राम डिजाइन किया। क्या? प्रोग्राम डॉट सी। मान लो इसके अंदर मैंने कोई भी कोड लिखा, ऐसे हम लिखते हैं ना इसमें कोड। ठीक है, इस तरीके से। तो ये जो कोड लिखते हैं इसको हम बोलते हैं सोर्स कोड। क्या बोलते हैं इसको हम? सोर्स कोड। जो भी हम कोड लिखते हैं ये क्या होता है? हमारा सोर्स कोड होता है। क्या होता है? सोर्स कोड। जो हम अपनी फाइल क्रिएट करते हैं, अपना कोड लिखते हैं, वो क्या होता है? हमारा सोर्स कोड होता है। और जो इसके अंदर इंस्ट्रक्शंस होती हैं, ये जो इसके अंदर इंस्ट्रक्शंस होती हैं हमारी सारी की सारी, ये कैसी इंस्ट्रक्शन होती है? हमारी हाई लेवल इंस्ट्रक्शंस होती हैं। क्या होती है? हमारी हाई लेवल इंस्ट्रक्शन। ये जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं कैसी होती है? हमारी हाई लेवल इंस्ट्रक्शंस होती हैं। अब कहोगे सर हाई लेवल का मतलब क्या होता है? एक वर्ड आया यहाँ पर, हाई लेवल। देखो हाई लेवल का मतलब क्या होता है? जैसे कि हमारी मशीन है, उसको कौन सी लैंग्वेज समझ में आती है? 0 और 1, जिसको लो लेवल लैंग्वेज बोलते हैं। यानी जो लैंग्वेज डायरेक्टली मशीन से कम्युनिकेट करती है, जो लैंग्वेज डायरेक्टली हमारा प्रोसेसर अंडरस्टैंड करता है, वो लैंग्वेज क्या होती है? हमारी 0 और 1, जिसको बोलते हैं बाइनरी लैंग्वेज। वो क्या होती है? लो लेवल होती है। क्या होती है? लो लेवल। लेकिन जो लैंग्वेज हम प्रोग्रामर, हम ह्यूमन बींग्स अंडरस्टैंड करते हैं, चाहे वो सी हो, चाहे वो सी प्लस हो, चाहे वो जावा हो, चाहे वो पाइथन हो, चाहे वो पीएचपी हो, कोई भी लैंग्वेज जो हम ह्यूमन बींग्स अंडरस्टैंड करते हैं, हम प्रोग्रामर अंडरस्टैंड कर सकते हैं, वो क्या होती है? हमारी हाई लेवल लैंग्वेज होती है। क्या होती है? हाई लेवल। इसको हम हाई लेवल इंस्ट्रक्शंस बोलते हैं। अब जैसे कि मान लो हमारे पास ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये क्या? मेरे पास एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये हमारे पास एक विंडोज ओएस है। क्या है हमारे पास? एक विंडोज ओएस। और इस ओएस के अंदर जितनी भी हमारी इंस्ट्रक्शंस होती हैं उनको एग्जीक्यूट कौन करता है? हमारा प्रोसेसर। कौन चलाता है? हमारा प्रोसेसर एग्जीक्यूट करता है। हमारे कंप्यूटर में हम जो भी इंस्ट्रक्शंस देते हैं अपने प्रोग्राम को, उसको एग्जीक्यूट कौन करता है? हमारा प्रोसेसर करता है। कौन करता है? प्रोसेसर। अब ये जो प्रोसेसर होता है इसको सिर्फ एक ही लैंग्वेज समझ में आती है। क्या समझ में आती है? 0 और 1। क्या समझ में आता है इसको? 0 और 1 समझ में आता है, मतलब 0 और 1।
जिसको क्या बोलते हैं हम, बाइनरी लैंग्वेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम, बाइनरी लैंग्वेज। तो हम बाइनरी लैंग्वेज बोलते हैं, और ये हमारी लो लेवल लैंग्वेज होती है। क्या होती है हमारी, लो लेवल लैंग्वेज। मतलब लो लेवल मतलब जो लैंग्वेज, जैसे असेंबली लैंग्वेज होती है, आपने पढ़ा होगा असेंबली, एक लैंग्वेज सुना है, असेंबली होती है, मशीन लैंग्वेज होती है, ये सारी की सारी लो लेवल लैंग्वेज है। जो लैंग्वेज डायरेक्टली कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है वो लो लेवल होती है, और जो हम जो कन्वर्ट करके अंडरस्टैंड करता है, मतलब जो लैंग्वेज हम ह्यूमन बींग समझ सकते हैं वो डायरेक्टली कंप्यूटर नहीं समझता, उसको हम करते हैं कन्वर्ट करते हैं, ट्रांसलेट करते हैं, तो वो लैंग्वेज क्या होती है हमारी, हाई लेवल लैंग्वेज होती है। क्या होती है हमारी, हाई लेवल। और जितनी भी हाई लेवल जो लैंग्वेज है ज्यादातर थर्ड जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। क्या होती है, थर्ड जनरेशन। में आपको बताता हूँ जनरेशन ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है अलग अलग, ठीक है। अब जैसे कि मान लो, अब अगर मैं इस प्रोग्राम को, इस ओएस को डायरेक्टली दूंगा तो ये क्या एग्जीक्यूट करेगा इसको। अगर मैं इस अपने सोर्स कोड को अपने इस प्रोसेसर को डायरेक्टली देता हूं तो क्या मेरा प्रोसेसर इसको एग्जीक्यूट करेगा, नहीं करेगा। जैसे कि इंडिया में मोदी से मिलने अगर बाहर से कोई लोग आते हैं तो क्या उनको हिंदी आती है, नहीं आती, और मोदी जी को उनकी लैंग्वेज नहीं आती, तो क्या यूज करते हैं वो, ट्रांसलेटर यूज करते हैं। तो एग्जैक्टली यहां पर भी हम क्या यूज करेंगे, ट्रांसलेटर का ही यूज करेंगे। और उस ट्रांसलेटर को हम टेक्निकली क्या बोलते हैं, कंपाइलर बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम, कंपाइलर। इन सी लैंग्वेज की बात कर रहा हूं, मैं कोई जावा की बात नहीं कर रहा। और सी लैंग्वेज में तो कंपाइलर क्या होता है, कंपाइलर इज अ प्री डिफाइंड सॉफ्टवेयर। तो कंपाइलर इज अ प्री डिफाइंड सॉफ्टवेयर, कंपाइलर इज अ प्री डिफाइंड सॉफ्टवेयर, software that converts high level code into low level language। जो करता है हमारे हाई लेवल कोड को किसमें कन्वर्ट करता है, लो लेवल लैंग्वेज। कंपाइलर इज अ प्रीडिफाइंड सॉफ्टवेयर दैट कन्वर्ट्स हाई लेवल कोड इनटू लो लेवल लैंग्वेज। मतलब मशीन यानी सोर्स कोड से किसमें कन्वर्ट करता है, मशीन लैंग्वेज में, मतलब 0 और 1 में। किसमें कन्वर्ट करता है, 0 और 1 में। तो कंपाइलर एक ट्रांसलेटर का काम करता है। किसका काम करता है, ट्रांसलेटर। अब देखो सी लैंग्वेज में इंटरनली और क्या होता है। अब लेकिन उससे पहले देखो, जब हम कहीं जाते हैं, हम कहीं पे काम करने जाते हैं, तो हम क्या करते हैं, हमें उस एनवायरनमेंट के बारे में जानना होता है ना। तो देखो दुनिया में इतनी सारी कंट्री, क्या हर कंट्री का एनवायरनमेंट सेम होता है, नहीं होता। इतनी सारी कंट्रियां, हर कंट्री में सेम एनवायरनमेंट तो होता नहीं है। वैसे हमारे पास ना अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। क्या होते हैं हमारे पास, अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। उनका भी एनवायरनमेंट सेम नहीं होता, उनका भी एनवायरनमेंट सेम नहीं होता है। मतलब अगर आप इस कोड को, जब इनिशियली होता क्या है, जब आप अपने कंपाइलर को अपने कोड को देते हो, और कंपाइलर क्या करता है, उस ओएस के अकॉर्डिंग अपने कोड को जब कन्वर्ट करता है, उस ऑपरेटिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग अपने कोड को करता है, कन्वर्ट करता है, तो उससे पहले उसको उस ओएस के बारे में कुछ जानकारी चाहिए होती है, क्योंकि वो काम किस पे कर रहा है, उस पर्टिकुलर ओएस पे कर रहा है, किस पे कर रहा है, उस पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम पे कर रहा है। तो अगर इस ऑपरेटिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग वो 0 1 में कन्वर्ट करेगा, क्योंकि 0 1 का एक थंब रूल होता है, इट इज अ प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट। 0 1 का थंब रूल क्या होता है, वो जिस एनवायरमेंट में बनता है उसके ऊपर क्या होता है, वो डिपेंडेंट हो जाता है, मतलब प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट होता है। क्या होता है, प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट। तो मैंने अपने इस कोड को, अपने कोड को कंपाइलर को दिया, कंपाइलर क्या करेगा, एक फाइल प्रोड्यूस करेगा यहाँ पर, इसको इंटरनली हम सी में बोलते हैं। क्या पहले, इससे पहले क्या करेगा कंपाइलर, जब भी किसी भी ओएस के ऊपर, किसी भी ओएस के अकॉर्डिंग वो जब 0 1 में कन्वर्ट करता है हमारे सोर्स कोड को, तो उस ओएस के कुछ नेटिव फंक्शंस को कॉल करता है। क्या करता है, उसके कुछ नेटिव फंक्शन। नेटिव वर्ड क्या होता है, यहाँ पर एक नेटिव वर्ड आया। नेटिव वर्ड हमेशा हम अपने कंप्यूटर में ओएस के केस में यूज करते हैं। किसमें यूज करते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम के केस में। किसमें, ऑपरेटिंग सिस्टम के केस में नेटिव वर्ड यूज करेंगे। अगर नेटिव वर्ड है, नेटिव फंक्शंस हैं, तो ओएस के फंक्शन है। किसके फंक्शन है, ओएस के। तो मतलब क्योंकि इस कंपाइलर, देखो कंपाइलर तो हर किसी का अलग अलग है, तो अगर कोई भी कंपाइलर अपने कोड को 0 1 में जब कन्वर्ट करेगा तो उस ओएस के अकॉर्डिंग करेगा, क्योंकि हर ओएस का एनवायरनमेंट क्या होता है, अलग अलग होता है। तो यहां पर जब कन्वर्ट करेगा तो उस ओएस के कुछ फंक्शंस को कॉल करेगा। यहाँ पर किसको कॉल करेगा, इस ओएस के कुछ फंक्शंस को कॉल करेगा उस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग। जैसे कि मान लो अभी हम यहाँ पर बैठे हुए हैं इन कपड़ों में, हमें यहाँ से कोई उठाकर हेलीकॉप्टर में बिठा के रशिया में छोड़ दे, जहाँ पे मिनिमम मिनिमम -10 डिग्री टेम्परेचर रहता है। तो इस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग तो मैं वहां नहीं रह सकता ना, जिसके मेरे को, क्योंकि मेरे को रिक्वायरमेंट, जो मैं एनवायरनमेंट है वो तो यहाँ का है ना मेरा। तो मेरे को उस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग क्या करने पड़ेंगे, वहां के फंक्शंस कॉल करने पड़ेंगे, वहां के अकॉर्डिंग मेरे को कपड़े लेने पड़ेंगे। समझ में आया। तो इस तरीके से जब मैं किसी भी ओएस में काम करता हूँ, किसी एनवायरनमेंट में काम करता हूँ, तो उस ओएस के क्या करते हैं हम, फंक्शंस कॉल करते हैं। क्या करते हैं, फंक्शंस कॉल करते हैं। तो यहाँ पर ये ओएस फंक्शन कॉल कर लेंगे। अब जब ओएस के फंक्शन यहाँ पर हमने कॉल कर लिए, अब ये क्या करेगा, इस विंडोज ओएस के अकॉर्डिंग,
हमारे इस कोड को, सोर्स कोड को किस में कन्वर्ट करेगा, 0 और 1 में। किस में कन्वर्ट करेगा, 0 और 1 में। और ये जो फाइल प्रोड्यूस होती है इंटरनली, इसको बोलते हैं हम डॉट ओबीजे फाइल। क्या बोलते हैं, डॉट ओबीजे फाइल। इसको ऑब्जेक्ट फाइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट फाइल। और ये जो इसको बोलते हैं मशीन कोड। क्या बोलते हैं इसको हम, मशीन कोड। और मशीन कोड का एक थंब रूल होता है, मशीन कोड इज प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट। क्या होता है, मशीन कोड इज प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट। यानी इसका कहता है मशीन कोड इज प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म का मतलब यहां पर क्या होता है, ओएस। क्या होता है हमारा, ऑपरेटिंग सिस्टम। ओएस प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट, डिपेंडेंट कोड। या जिस ओएस में बनता है हमारा 0 और 1, यानी जो हमारा मशीन कोड होता है वो जिस ओएस में बनता है उसी के ऊपर चलता है, उसके अलावा किसी दूसरे ओएस पे वर्क नहीं करता। ठीक है। उसके बाद अगर मैं यहाँ पर, ये मेरा ऑब्जेक्ट कोड बन गया, फिर इंटरनली होता क्या है, आपने जब सी में पढ़े होगा तो यहाँ पर थोड़ा सा और आता है। क्या यहाँ पर आता है हमारा, लिंकर और लोडर आता है। क्या आता है, लिंकर और लोडर। आपने देखा होगा लिंकर और लोडर होता है कि जो लाइब्रेरीज होती हैं जो कनेक्ट करता है, और लोडर क्या करता है, उसको लोड करता है। तो मैं ये सिर्फ यहाँ पर वर्किंग बता रहा हूँ, इसमें कुछ नहीं, जिससे कि आपको इजीली क्लियर हो जाए, लिंकर और लोडर। तो जब लिंकर और लोडर इसको प्रीडिफाइंड सारी फाइल कनेक्ट कर देते हैं, सारी फाइल्स मिल जाती हैं, सारा डेटा मिल जाता है, तो यहाँ पर इन सी लैंग्वेज एक फाइल प्रोड्यूस होती है जिसको बोलते हैं हम डॉट ईएक्सी। अगर आप विंडोज ओएस पे काम कर रहे हो, किस पे काम कर रहे हो, विंडोज। जो आपकी एप्लीकेशन बनती है, जो आप सी लैंग्वेज के प्रोग्राम को कंपाइल करते हो, जो आपकी एप्लीकेशन बनती है, उसकी एक्सटेंशन क्या होती है, डॉट ईएक्सी। क्या होती है, डॉट ईएक्सी। और यही क्या होता है हमारा, एक सॉफ्टवेयर होता है और क्या होता है, एक एप्लीकेशन होती है। यही क्या होता है हमारी, एक वो सॉफ्टवेयर होता है, क्या होती है हमारी एप्लीकेशन। तो मान लो ये सॉफ्टवेयर है और क्या होता है हमारी, ये एप्लीकेशन होती है। तो अगर अब मैं क्या करूंगा, इस एप्लीकेशन को मैं अपने इस प्रोग्राम को दूंगा, और ये प्रोग्राम कर देगा, उसको इजीली क्या कर देगा, एग्जीक्यूट कर देगा। ये प्रोग्राम क्या करेगा, इसको इजीली एग्जीक्यूट कर देगा एग्जीक्यूट, और हमारा काम हो जाएगा, हमें आउटपुट दिख जाएगी। ये तो हो गया हमारा सिंपल सा ये प्रोसेस जो हमारा चलता है। उसके बाद अब अगर मैं बात करता हूं यहाँ पर, अब आपने कहा सर, अब रिक्वायरमेंट आपकी चेंज हुई। आपने कहा सर यहाँ तो मेरा प्रोग्राम चल गया, ठीक है, लेकिन अब मेरे को अपने इस प्रोग्राम को ना, अपने सॉफ्टवेयर को मेरे को लिनक्स ओएस पर भी चलाना है। किस पे चलाना है, लिनक्स। मेरे पास एक लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, मेरे को उस पर भी अपने इस प्रोसेसर को चलाना है। तो मेरे पास ये लिनक्स ओएस है, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके अंदर भी क्या होगा, हमारा एक प्रोसेसर होगा। यहाँ पर भी जितनी इंस्ट्रक्शन है उसको एग्जीक्यूट कौन करेगा, हमारा प्रोसेसर ही करेगा। अब जब प्रोसेसर इसको एग्जीक्यूट करेगा तो यहाँ पर भी प्रोसेसर, क्योंकि प्रोसेसर ही हमारा चलता है। लेकिन अब मैंने कह रहा है यहाँ पर, मैंने सोचा चला कर देखते हैं। तो मैंने क्या करा, यहाँ से मैं इसको ना, इसकी ईएक्सी फाइल को यहाँ से उठाकर कॉपी करके इस ओएस पे लाकर, इस पे ओएस पे जाके रखा। मैंने कहा भाई इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो इसने क्या किया, पूरी तरीके से मना कर दिया कि भाई मैं तो नहीं चला रहा। क्यों नहीं चला रहा? क्या आप वीएलसी प्लेयर की फाइल, MP4 वाली फाइल नोटपैड में ओपन कर सकते हो, या TXT फाइल को वीएलसी में ओपन करते हो? नहीं करते। क्यों? क्योंकि उनकी एक्सटेंशन क्या है, अलग अलग है। उनकी एक्सटेंशन क्या है, अलग अलग है। राइट इन द सेम वे, जितने भी हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं, चाहे वो मैक हो, चाहे वो विंडोज हो, चाहे वो लिनक्स हो, हर किसी की अपनी क्या होती है, एक्सटेंशन होती है। क्या होती है, एक्सटेंशन। विंडोज ओएस जो होता है हमारा, उसकी एक्सटेंशन होती है डॉट ईएक्सी। क्या होती है, डॉट ईएक्सी। इसको एग्जीक्यूटेबल फाइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एग्जीक्यूटेबल फाइल। अगर मैं मैक ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करूं, आपको मैं दिखा देता हूं, देखो थोड़ा सा। जैसे हम यहाँ पर चलते हैं और यहाँ पर गया मैं, तो मैं लिखता हूँ डाउनलोड जेडीके। अगर मैं ऐसे दिखाता हूँ आपको, सिंपल दिखा रहा हूँ, एक मिनट, ये मैं आपको इंस्टॉल कराऊंगा। मैं आपको सिर्फ वो दिखा रहा हूँ कि हर एक ओएस की अलग अलग एक्सटेंशन होती है। तो अगर आप मान लो कोई भी सॉफ्टवेयर है, ये सारे सॉफ्टवेयर है। अगर मैं लिनक्स ओएस की बात करूं, तो लिनक्स जो ओएस होता है उसकी एक्सटेंशन होती है क्या, डॉट आरपीएम। क्या होती है, डॉट आरपीएम, जिसको बोलते हैं हम रेड हैट पैकेज मैनेजर। क्या बोलते हैं, रेड हैट पैकेज मैनेजर। तो टेक्नोलॉजी ने भी पहले से, देखो, हर आप कभी भी कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने जाते हो नेट पे, तो वो बोल देते हैं ना, फिर डाउनलोड फॉर मैक, डाउनलोड फॉर लिनक्स, डाउनलोड फॉर विंडोज, और ऑटोमेटिकली आ जाता है ना सर्च बार में। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो इंस्टॉलेशन होती है, जो स्टैंड अलोन एप्लीकेशन होती है, क्या होती है हमारी, स्टैंड अलोन एप्लीकेशन। अब आप यहाँ पर एक वर्ड है, स्टैंड अलोन एप्लीकेशन। स्टैंड अलोन एप्लीकेशन वो एप्लीकेशन होती है जिसको अगर आप यूज करना चाहते हो, जिसको अगर आप चलाना चाहते हो, उसको चलाने के लिए आपको अपने कंप्यूटर में क्या करना पड़ेगा, उसे इंस्टॉल करना पड़ेगा, तो ही आप चला सकते हो, वरना वो एग्जीक्यूट नहीं होगी। उस एप्लीकेशन को क्या बोलते हैं हम, विंडो बेस्ड या स्टैंड अलोन एप्लीकेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्टैंड अलोन एप्लीकेशन। यानी जो भी स्टैंड अलोन एप्लीकेशन होती है, वो हर एक ओएस के हिसाब से अलग अलग बनाई जाती है। जैसे यहाँ पर भी देखो, ये जावा का सॉफ्टवेयर है जेडीके, लेकिन लिनक्स के लिए क्या है, डॉट आरपीएम। क्योंकि लिनक्स हमारा अंडरस्टैंड क्या करता है, उसको समझ में ही आती है
.rpm वाली फाइल समझे। जैसे एंड्रॉइड होता है, एंड्रॉइड में जो ऐप इंस्टॉल होती है उसकी एक्सटेंशन क्या होती है, .apk होती है। क्या होती है, .apk। उसके अलावा उसमें तो और कोई नहीं चलेगा। iOS के अंदर अलग फाइल चलती। अब जैसे आईफोन है, आईफोन के अंदर क्या हमारी एंड्रॉइड वाली ऐप इंस्टॉल होती है? नहीं होती ना, क्योंकि दोनों की एक्सटेंशन अलग अलग है। राइट इन द सेम वे, जो सॉफ्टवेयर आप इंस्टॉल करते हो, जो सॉफ्टवेयर आप इंस्टॉलेशन के लिए बनाओगे, वो कभी भी हर एक ओएस के लिए क्या बनाया जाएगा, अलग अलग बनेगा, क्योंकि वो हर एक ओएस की अपनी क्या होती है, एक्सटेंशन होती है। क्या होती है, अपनी एक्सटेंशन होती है। तो जैसे यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ लिनक्स, तो अगर मैं यहाँ पर चला रहा हूँ तो ये यहाँ पर पूरी तरीके से फेल हो जाएगा, क्योंकि इसकी एक्सटेंशन क्या है, .exe है। इसकी एक्सटेंशन क्या है, .exe। इसको समझने वाला कौन है, विंडोज है। कौन है, विंडोज। लेकिन लिनक्स को इसको नहीं समझेगा, लिनक्स फेल हो जाएगा, क्योंकि लिनक्स कौन सी अंडरस्टैंड करता है यहाँ पर, उसको समझ में आती है .rpm। इसको बोलते हैं हम रेड हैट पैकेज मैनेजर। क्या बोलते हैं, रेड हैट पैकेज मैनेजर। रेड हैट पैकेज मैनेजर यानी लिनक्स, लिनक्स जो हमारा .rpm जो अंडरस्टैंड करता है, इसको बोलते हैं .rpm। क्या बोलते हैं, .rpm। तो ये अंडरस्टैंड करता है आरपीएम फाइल। क्या अंडरस्टैंड करता है, आरपीएम। जैसे कि यहाँ पर देखो, अब मैक पे चलते हैं तो मैक को समझ में आती है .dmg, डिस्क इमेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम, डिस्क इमेज .dmg। अगर आपके पास एप्पल का लैपटॉप है तो अगर आप उसके अंदर कोई भी जावा इंस्टॉल करोगे तो इसकी क्या होगी, .dmg। कुछ भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करोगे जो सॉफ्टवेयर स्टैंड लोन एप्लीकेशन है, तो उसकी एक्सटेंशन क्या होगी, .dmg होगी, वही इंस्टॉल होगा। उसके अलावा दूसरा सॉफ्टवेयर उस पर इंस्टॉल नहीं होगा। जैसे विंडोज में .exe होता है, लेकिन आजकल माइक्रोसॉफ्ट की अलग वो आती है, एमएसआई। एमएसआई सुना होगा, एमएसआई इंस्टॉलर होता है, माइक्रोसॉफ्ट इंस्टॉलर। बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं जिनकी एक्सटेंशन क्या होती है, .msi भी होती है। क्या होती है, एमएसआई। जैसे मैं दिखा देता हूँ, कौन सा है हमारे पास, हम माइस्क्यूएल देखा है, माइस्क्यूएल एक डेटाबेस सॉफ्टवेयर होता है कि नहीं होता? तो मैं आपको दिखा देता हूँ। डाउन, देखो यहाँ पर एक इसकी एक्सटेंशन, अगर मैं इसको ओपन करता हूँ, माइस्क्यूएल कम्युनिटी हमारा इस सॉफ्टवेयर है, इसको मैं ओपन करता हूँ, तो MSI भी एक्सटेंशन होती है। क्या होती है, .msi। MSI का मतलब होता है माइक्रोसॉफ्ट इंस्टॉलर। क्या होता है, माइक्रोसॉफ्ट इंस्टॉलर होता है ना। तो उसकी एक्सटेंशन तो उसको समझ में आती है। तो जैसे मैं इसकी प्रॉपर्टीज में गया, देखो यहाँ पर लिखा है .msi, दिख रहा है आपको, विंडोज इंस्टॉलर पैकेज, इसको बोलते हैं m.msi। मतलब विंडोज के अंदर ये वाली इंस्टॉलेशन भी एग्जीक्यूट हो सकती है, और exe तो चलती ही चलती है। तो यहाँ पर ये तो इसने तो मना कर दिया। तो जैसे मैक है तो मैक को क्या समझ में आती है, .dmg। लेकिन विंडोज को क्या समझ में आती है, .exe। क्या समझ में आती है, .exe। मतलब हर एक ओएस के लिए जब आप सॉफ्टवेयर बनाते हो इंस्टॉलेशन वाला, तो हर एक ओएस के लिए अलग अलग बनाना पड़ता है। तो इसीलिए जब मैंने सी लैंग्वेज में एक सॉफ्टवेयर बनाया, तो वो डायरेक्टली फाइल ही प्रोड्यूस करता है, exe। वो डायरेक्टली जो एप्लीकेशन प्रोड्यूस करता है वो exe प्रोड्यूस करता है। आप कभी भी कोई एप्लीकेशन चलाओ, सी का प्रोग्राम बनाओगे, तो आपके पैरेलल में क्या बनेगी, एक exe फाइल बन जाती कि नहीं बन जाती ऑटोमेटिकली। तो मतलब अगर आप मान लो एक सी प्लस डेवलपर हो, आप एक सॉफ्टवेयर डेवलपर हो, सी प्लस में आपने एक बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर बनाया, हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। अब वो आपने अपने सॉफ्टवेयर अपने क्लाइंट को दिखाया, आपको क्लाइंट को वो सॉफ्टवेयर बहुत अच्छा लगा, उसने कहा नेक्स्ट जाके आप हमारे हॉस्पिटल में इसको इंस्टॉल करके चले जाना। आपने बनाया था वो विंडोज पे, किस पे बनाया था, विंडोज पे। आप मेरे मेरा मान लो हॉस्पिटल है, तो मेरे हॉस्पिटल में जब इंस्टॉल करने आता तो मेरा जो सर्वर होता है वो लिनक्स पे बेस्ड होता है। तो क्या आप अपना विंडोज वाला सॉफ्टवेयर मेरे उस पर चलाओगे, नहीं चलेगा ना। जब मेरे पे चलेगा नहीं तो मैं सॉफ्टवेयर को खरीदूंगा, नहीं खरीदूंगा। तो क्या हो, लिमिटेड एज ऑफ क्लाइंट हो गई। यानी हमारे सॉफ्टवेयर उस टाइम पे वही लोग खरीदते थे जिनका सर्वर विंडोज पे होगा, उसके अलावा दूसरा कोई पर्सन नहीं खरीदेगा। समझ में आया, इस तरीके से। तो ये भी प्रॉब्लम थी। अब इस प्रॉब्लम को फिर आपने बोला चल सर, और तरीका तो नहीं है कोई, इस और तरीका देख लेते हैं कि क्या पता इसका चल जाए। तो मैंने सोचा क्यों ना एक और तरीके से करके देखते हैं। यहाँ तो ये हो गया फेल, यहाँ तो क्या होगा, ये फेल हो गया, कह रहा भाई मैं तो नहीं चला पाऊंगा, मेरे से मेरे बस की नहीं है। तो अब हमने सोचा क्यों ना एक दूसरा तरीका ढूंढते हैं। तो फिर मैं यहाँ पर आया, मैंने सोचा क्यों ना मैं सोर्स कोड को कॉपी करके ले चलता हूँ लिनक्स ओएस पे। मैं सोर्स कोड को कॉपी करके ले चलता हूँ लिनक्स ओएस पे, कॉपी करके ले चलता हूँ। तो मैं लिनक्स ओएस पे यहाँ पर इसको कॉपी करके ले आया। मान लो ये सोर्स कोड मैं यहाँ पर कॉपी करके लेकर आ गया, ये मेरे पास सोर्स कोड है, यानी ये सारी इंस्ट्रक्शंस है यहाँ पर, मैं यहाँ पर इसको कॉपी करके ले आया। मैंने सोचा क्यों ना मैं इस कंपाइलर को भी यहां से कॉपी करके ले चलता हूँ, क्यों ना मैं इस कंपाइलर को भी यहां से कॉपी करके ले चलता हूँ। तो मैं इस कंपाइलर को भी कॉपी करके यहां पर लेकर आ गया। तो मैं इस कंपाइलर को भी यहां पर कॉपी करके लेके आ गया। मैंने सोचा क्यों ना इसको भी ले चलते हैं।
तो अब मैंने करा यहाँ पर इसको लेकर आ गया कंपाइलर को। अब मैंने अपने कंपाइलर, यानी जब मैं कंपाइलर को कॉपी करके लेके आया तो मैंने कंपाइलर को बोला भाई अब तो मेरी इस सेक्शन को एग्जीक्यूट कर दे। तो इस कंपाइलर ने भी क्या कर दिया, पूरी तरीके से मना कर दिया। अब ये कंपाइलर ने क्यों मना किया वो मैं बता देता हूँ। क्योंकि जब ये कंपाइलर को मैं नीचे लेकर आया तो इसके अंदर फंक्शन किसके थे, ओएस वाले थे। किसके ओएस के थे, विंडोज। जैसे मैंने बताया ना कि अगर हमें यहाँ से उठा के कोई रशिया में छोड़ दे, वहां पर माइनस मिनिमम 10 डिग्री टेम्परेचर, क्योंकि मेरे अंदर फंक्शन किसके हैं, इंडिया के ओएस के। अब मैं वहां से जाऊंगा तो वहां के तो वर्किंग नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मैं वहां पर कौन सा एनवायरमेंट सर्च करूंगा, ये वाला एनवायरमेंट सर्च करूंगा, जबकि मेरे को वहां पर मिलेगा कौन सा, वहां का एनवायरमेंट मिलेगा, तो वहां पर मैं वर्क नहीं कर सकता। राइट इन द सेम वे जब मैं इस कंपाइलर को यहाँ पर कॉपी करके लेकर आया तो इसने भी पूरी तरीके से क्या कर दिया, मना कर दिया कि मैं तो नहीं चला सकता, क्योंकि मेरे को अपने अकॉर्डिंग फंक्शनलिटी नहीं मिल रही, मेरे को अपने अकॉर्डिंग एनवायरमेंट नहीं मिल रहा। क्योंकि यहाँ पर जो एनवायरमेंट सर्च कर रहा होगा वो कौन सा सर्च कर रहा होगा, ये वाला। तो यहाँ पर तो क्या होगा, फेल हो गया। यानी प्रॉब्लम क्या है अब, कि अगर मेरे को अपने सी लैंग्वेज के प्रोग्राम को हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलाना है तो मेरे को हर एक ओएस के हिसाब से क्या चाहिए, एक नया कंपाइलर चाहिए। क्या चाहिए, एक नया कंपाइलर। यानी प्रॉब्लम क्या है कि अगर मेरे को अपने इस हर एक अपने इस सी लैंग्वेज के प्रोग्राम को हर एक ओएस पे एग्जीक्यूट कराना है तो मेरे को हर एक ओएस के हिसाब से यहाँ पर क्या चाहिए, एक नया कंपाइलर चाहिए। क्या चाहिए, एक नया कंपाइलर। यही क्या थी, एक प्रॉब्लम थी। यही क्या थी, एक प्रॉब्लम। क्योंकि हर एक ओएस के हिसाब से हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम वेंडर को अपने हर एक ओएस के हिसाब से एक नया कंपाइलर बनाना ना इतना इजी नहीं होता। इजी मतलब बहुत ज्यादा कॉस्टली होता है। क्या होता है, कॉस्टली क्या होता है, क्योंकि पहले तो लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके प्रोफेशनल्स हायर करो, फिर पूरा सेटअप लगाओ, मतलब इतना ज्यादा इजी नहीं होता। ये प्रॉब्लम थी। जब प्रॉब्लम आती है तो कहते हैं ना सोल्यूशन भी आता है। नेसेसिटी द मदर ऑफ इन्वेंशन। जब नीड होती है तो हम क्या करते हैं, चीजों को इन्वेंट करते हैं। तो ये प्रॉब्लम थी भैया कि हम अगर इसमें कोई सॉफ्टवेयर बनाए तो हमारा वो हर एक ओएस पे नहीं चला। और जैसे मैंने बताया था, लिमिटेड एज ऑफ क्लाइंट हो गई थी कि हमारे सॉफ्टवेयर भी सिर्फ वही लोग खरीदते जिसमें वो जिसके वो चलेगा, वो दूसरा लोग कोई दूसरे पर्सन नहीं खरीदेंगे। तो इन्होंने सोचा अब ये प्रॉब्लम है, तो प्रॉब्लम है तो सोल्यूशन क्या आएगा। तो सोल्यूशन क्या निकला कि भाई क्यों ना हमारे पास एक ऐसी लैंग्वेज होती, क्यों ना हमारे पास एक ऐसी लैंग्वेज होती कि जिससे निकला कोड दुनिया के किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे बड़ी स्मूथली से रन कर जाता। यानी हमें ये सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ती कि मेरा जो सॉफ्टवेयर है वो इस ओएस पे चलेगा या नहीं चलेगा। तो ये इस प्रॉब्लम को तो उन्होंने सोचा क्यों ना हमें एक ऐसी लैंग्वेज बनाई जाए कि जिससे निकला कोड दुनिया के किसी भी ओएस पे बड़ी स्मूथली से कर जाए, रन कर जाए। तो वो जब वो लैंग्वेज बनाने गए तो वो जो लैंग्वेज बनाने गए तो वो कौन सी लैंग्वेज बना के लेके आए, जावा। क्या लेके आए, जावा लैंग्वेज बनाकर लेके आए। क्या लेके आए, जावा। तो जावा एक ऐसी लैंग्वेज है, जावा एक ऐसी लैंग्वेज है कि इट इज इसका सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टरिस्टिक ये है कि जावा इज अ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। क्या होती है, जावा इज अ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। जावा में अगर आप कोई भी सॉफ्टवेयर डेवलप करते हो तो सॉफ्टवेयर को डेवलप करने से पहले आपको ये सोचने की जरूरत नहीं है कि यहाँ पर चलेगा या नहीं चलेगा। हर हर एक ओएस पे, दुनिया के किसी भी ओएस पे आप अपने जावा के प्रोग्राम को चला सकते हो। कैसे चलाओगे वो बताऊंगा, और जावा ने ऐसा क्या किया जो जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट बना वो भी बताऊंगा। और एवरीथिंग इज पॉसिबल इन जावा। जावा में कोई आप ये नहीं कि सिर्फ स्टैंड लोन एप्लीकेशन ही बना सकते हो, जावा में आप वेब एप्लीकेशन भी बना सकते हो, जावा में आप एंड्रॉइड एप्लीकेशन भी बना सकते हो, जावा में आप एंटरप्राइज एप्लीकेशन भी बना सकते हो, जावा में आप स्टैंड अलोन एप्लीकेशन भी बना सकते हो, जावा में आप ऐप डेवलपमेंट भी कर सकते हो, यानी जावा में आप एम्बेडेड सिस्टम प्रोग्रामिंग भी कर सकते हो। यानी एवरीथिंग इज पॉसिबल इन जावा। ऐसी कोई चीज नहीं है जो हम नहीं कर सकते। समझ में आया। तो अब यानी ये प्रॉब्लम को सॉल्यूशन क्या है, जावा। इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है, जावा। और जावा में कोई पॉइंटर नाम का कॉन्सेप्ट नहीं होता। जावा इसीलिए सिक्योर है। जावा में कोई जावा कभी पॉइंटर को सपोर्ट नहीं करती। तो फिर आप कहोगे सर जाती कैसे एक जगह से दूसरी का, वो बताऊंगा मैं किसका यूज करते हैं, लेकिन जावा पॉइंटर को सपोर्ट नहीं करती। समझ में आए, इसमें कोई डाउट किसी को, कोई क्वेश्चन किसी को, इतना समझ में आया अच्छे से। अब मैं इसको शेयर कर देता हूं आपको। नेक्स्ट आप चलते हैं कि भाई जावा ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया, जावा ने ऐसा क्या अलग से काम किया, जावा ने ऐसा अलग स्टेप क्या किया कि जावा में अगर आप कोई भी एप्लीकेशन बनाते हो तो वो किसी उसके ऊपर कोई डिपेंडेंसी नहीं रखता। तो करते हैं, कैसे करेंगे मैं इसको करके दिखाता हूं। तो हाउ टू सॉल्व डिपेंडेंसी प्रॉब्लम इन जावा। तो हाउ टू सॉल्व डिपेंडेंसी प्रॉब्लम इन जावा। तो ये डिपेंडेंसी प्रॉब्लम को हम जावा में कैसे सॉल्व करते हैं, यानी हाउ टू सॉल्व डिपेंडेंसी प्रॉब्लम इन जावा। तो कैसे करेंगे वो बताता हूँ। चलते हैं एक सिनेरियो के थ्रू समझते हैं। वही सेम सिनेरियो है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर अब जावा में, अब मैंने जो प्रोग्राम बनाया वो जावा के अंदर बनाया। तो मैंने यहाँ पर लिखा प्रोग्राम
डॉट जावा। क्या बनाया मैंने? प्रोग्राम डॉट जावा। ये मैंने प्रोग्राम बनाया डॉट जावा। इसके अंदर भी मैंने ये सारी इंस्ट्रक्शंस लिखी, और इसको भी क्या बोलते हैं हम? इसको सोर्स कोड बोलते हैं। यहाँ पर भी क्या हमारा ये सोर्स कोड है, ठीक है। अब यहाँ पर भी मेरे पास एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्या है हमारे पास? ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। मान लो ये मेरा कोई भी ओएस है, मैंने यहाँ पर कुछ, ये मेरा एक ओएस है, ये मेरे पास एक ऑपरेटिंग सिस्टम है मान लो, ठीक है। विंडोज मान लो, तो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है हमारे पास ये। अब अब मैंने अगर इसके अंदर भी हमारे पास क्या, ये प्रोसेसर है, यहाँ पर भी हमारा प्रोसेसर है। हमारी जो जितनी भी इंस्ट्रक्शन है उसको एग्जीक्यूट कौन करेगा? हमारा प्रोसेसर ही करता है। तो ये हमारे पास एक प्रोसेसर है, और प्रोसेसर को कौन सी लैंग्वेज समझ में आती है? 0 और 1 समझ में आती है। क्या समझ में आती है? 0 और 1, जिसको हम बाइनरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बाइनरी लैंग्वेज। अब अगर मैं अपने यहाँ पर भी हमारा कोड डायरेक्टली तो चलेगा नहीं, यहाँ पर भी हमारा कोड डायरेक्टली तो ओएस पे नहीं चलेगा, तो इसके लिए भी यहाँ पर भी क्या चाहिए हमें? एक, यहाँ पर भी क्या चाहिए हमें? एक कंपाइलर चाहिए। क्या चाहिए हमें? एक कंपाइलर। यहाँ पर भी हमें एक कंपाइलर चाहिए। लेकिन जावा का कंपाइलर है ना, वो यूनिवर्सल है। जावा का कंपाइलर क्या है? यूनिवर्सल है, जो हर किसी के लिए सेम होता है, जो हर किसी ओएस पे सेम कोड ही प्रोड्यूस करेगा, कोई उसमें चेंज नहीं करता। मतलब यूनिवर्सल कंपाइलर है इसका। क्या है? यूनिवर्सल। अच्छा, अगर मैं अपने कंपाइलर को कोई, जैसे अभी मैं कंपाइलर को दे रहा था, तो कंपाइलर फिर कौन सा कोड प्रोड्यूस करेगा? कंपाइलर क्या प्रोड्यूस करता है? हमारा कंपाइलर तो क्या कोड प्रोड्यूस करता है? बस यही नहीं करेगा। अगर यही 0 और 1 जावा भी करने लगता, जो जो कि कंपाइलर करता था, जो कि सी लैंग्वेज में करता था, तो यही हमारी जावा लैंग्वेज ने नहीं कराया। जावा ने कभी अपने ओएस से डायरेक्टली 0 1 को प्रोड्यूस ही नहीं कराया। जावा ने अपने ओएस से कभी डायरेक्टली 0 1 को प्रोड्यूस ही नहीं कराया, क्योंकि जावा, अगर जावा भी ऐसा करता तो सी और सी प्लस और जावा में कोई डिफरेंस नहीं रहता। जावा ने अपने कंपाइलर से एक मीडिएटर कोड प्रोड्यूस कराया, एक फाइल प्रोड्यूस कराई, जिसको बोलते हैं हम डॉट क्लास फाइल। क्या बोलते हैं हम? डॉट क्लास फाइल। और ये किसी ओएस की एक्सटेंशन नहीं है, ये एक डॉट क्लास फाइल है। क्या है हमारे पास? एक डॉट क्लास फाइल। यानी ये चेंज है जावा में। जावा कभी डायरेक्टली 0 1, यानी जावा कभी भी डायरेक्टली ओएस के एनवायरनमेंट में नहीं चलता। जैसे हमारा सी का प्रोग्राम तो डायरेक्टली विंडोज ओएस में, जावा को चलने के लिए उसको अपना खुद का एक एनवायरनमेंट चाहिए होता है। वो कभी भी किसी ओएस के एनवायरनमेंट में डायरेक्टली एग्जीक्यूट नहीं होता। बताऊंगा कैसे। तो यहाँ पर एक डॉट क्लास फाइल बनाई, और इस डॉट क्लास फाइल के अंदर कोई 0 1 नहीं होता। यहाँ पर एक सिंबल होते हैं, इसको बोलते हैं हम बाइट कोड। क्या बोलते हैं इसको हम? बाइट कोड। यानी यहाँ पर जो सिंबल होते हैं उसको क्या बोलते हैं हम? बाइट कोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बाइट कोड। यानी बाइट कोड क्या है? हमारे पास एक कोड होता है, बाइट कोड होता है। तो बाइट कोड ये हमारे पास क्या है? डॉट क्लास फाइल बनाई, और डॉट क्लास फाइल के अंदर हमारे पास क्या है? ये बाइट कोड है। क्या हमारा? बाइट कोड है। तो बाइट कोड क्या, नहीं, ये बाइट कोड क्या होता है? हमारा बाइट कोड क्या होता है? कोई पर्टिकुलर 0 1 नहीं है। बाइट कोड के अंदर कोई भी 0 और 1 नहीं है। बाइट कोड के अंदर क्या होते हैं? हमारे पास सिंबल्स होते हैं। क्या होते हैं हमारे पास? सिंबल्स होते हैं। क्या होते हैं? सिंबल्स। जिसको कहते हैं सिंबल्स, मतलब जैसे कि हमारे गवर्नमेंट ऑफिस में एक जॉब होती है स्टेनोग्राफर। क्या होती है? स्टेनोग्राफर। शॉर्ट हैंड लैंग्वेज सुनिए, शॉर्ट हैंड। शॉर्ट हैंड एक लैंग्वेज होती है, इसमें इंग्लिश लैंग्वेज के क्या होते हैं? सिंबल्स होते हैं। क्या होते हैं? इंग्लिश लैंग्वेज के सिंबल्स होते हैं। तो अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर सिंबल्स हैं, तो जो ये बाइट कोड के अंदर भी क्या होते हैं? हमारे सिंबल्स होते हैं। क्या होते हैं हमारे पास? सिंबल्स। बाइट कोड के अंदर भी क्या होते हैं? हमारे सिंबल्स होते हैं। वो कोई 0 और 1 नहीं होता। वो कोई भी 0 और 1 नहीं होता। उसने डायरेक्टली 0 1 को प्रोड्यूस ही नहीं कराया। तो सिंबल्स होते हैं। यानी बाइट कोड का रूल क्या होता है कि बाइट कोड इज अ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। यानी बाइट कोड इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। बाइट कोड इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। कि बाइट कोड के अंदर, यानी जो हमारा बाइट कोड है, वो किसी भी पर्टिकुलर ओएस के ऊपर कोई डिपेंडेंसी नहीं रखता। वो क्या होता है? प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है। क्या होता है? हमारा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है। और बिकॉज ऑफ बाइट कोड एंड बिकॉज ऑफ बाइट कोड and because of bytecode, Java is a platform. Java is a platform independent, and because of bytecode, Java is a platform independent. और इस बाइट कोड की वजह से हमारा जावा क्या होता है? प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है। क्या होता है? प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। अब तो देखो, ये डायरेक्टली ये डॉट क्लास वाले, कोई डॉट EXE नहीं है, कोई डॉट RPM नहीं है, कोई डॉट DMG नहीं है, जो पर्टिकुलर किसी ओएस के ऊपर डिपेंडेंट हो। ये क्या हमारे पास? एक डॉट क्लास फाइल है। क्या हमारे पास? एक डॉट क्लास फाइल। तो इसीलिए जावा ने अपने कंपाइलर से कभी डायरेक्टली 0 1 को प्रोड्यूस ही नहीं कराया। जावा अपने कंपाइलर से क्या प्रोड्यूस कराता है? बाइट कोड।
और ये कोई 0-1 नहीं होता। तो बिकॉज ऑफ बाइट कोड जावा इज अ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। अब अभी देखते हैं, लेकिन अभी देखो यहाँ पर इसको क्या समझ में आएगा, इसको तो 0-1 ही समझ में आएगा। इसको क्या समझ में आता है प्रोसेस को, 0 और 1। तो देखो यहाँ पर क्या होता है, मैंने जैसे बताया कि जावा का प्रोग्राम कभी भी डायरेक्टली किसी ओएस के अंदर नहीं चलता। तो यहाँ पर ना ये बहुत सारी वर्चुअल मशीन्स को यूज करता है। क्या यूज करता है, वर्चुअल मशीन। जैसे हम बाहर का जो एनवायरनमेंट है हम उसके कंफर्टेबल नहीं है, बाहर गर्मी हो रही है, तो हम क्या करते हैं इस पर्टिकुलर रूम के अंदर हम क्या करते हैं एसी के थ्रू, किसके थ्रू, एसी के थ्रू क्या करते हैं एक वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं, ताकि हम इसमें बैठने के क्या हो, कंफर्टेबल हो सके। और जैसे ही हम रूम से बाहर जाएंगे हम एसी बंद कर देंगे, ओरिजिनल एनवायरनमेंट यहाँ पर भी आ जाएगा। मतलब वर्चुअल एनवायरनमेंट ओएस के अंदर एक वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट करूंगा। क्या करूंगा, ओएस के अंदर क्या क्रिएट करेंगे, एक वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे। क्या क्रिएट करेंगे, वर्चुअल एनवायरनमेंट। तो वो किसके थ्रू करता हूं मैं, हमारे पास जावा में, मैं आपको इसको एक एक करके बताऊंगा ये सारी चीज क्या क्या होता है जिसके थ्रू हम वर्चुअलाइजेशन अपने ओएस के अंदर, क्योंकि जो जावा के प्रोग्राम को चलने के लिए जो वर्चुअल एनवायरनमेंट चाहिए वो कैसे क्रिएट करते हैं। तो उसके लिए हमारे पास क्या होता है, जेआरई होता है। क्या होता है, जेआरई, स्टैंड फॉर जावा रन टाइम एनवायरनमेंट। इस जेआरई के अंदर फिर हमारा एक पर्टिकुलर एक और सॉफ्टवेयर होता है जिसको बोलते हैं हम जेवीएम। क्या बोलते हैं हम, जेवीएम। जिसको बोलते, मैं आपको ना ये अलग अलग करके सारी चीज बताऊंगा कि क्या काम है हर किसी का, क्या मतलब जेवीएम, जिसको बोलते हैं हम जावा वर्चुअल मशीन। क्या होती है, जावा वर्चुअल मशीन। और इसके अंदर हमारे पास एक इंटरप्रेटर होता है जिसको बोलते हैं हम जेआईटी। क्या बोलते हैं, अभी बताऊंगा जेआईटी। इसको बोलते हैं जस्ट इन टाइम इंटरप्रेटर। क्या बोलते हैं इसको हम, जस्ट इन टाइम इंटरप्रेटर, जेआईटी। जेआईटी इज अ जस्ट इन टाइम इंटरप्रेटर। इसको कंपाइलर बोल लो, जस्ट इन टाइम कंपाइलर। ठीक है, ये कंपाइलर जस्ट इन टाइम कंपाइलर जो क्या करता है हमारे, तो जावा के अंदर दो चीज होती है, जावा सिर्फ कंपाइलर बेस्ड नहीं है, सी एंड सी प्लस कंपाइलर बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसमें सिर्फ कंपाइलर होता था। जावा में दो चीज होती है, कंपाइलर भी होता है और क्या होता है, इंटरप्रेटर भी होता है। जावा में दो चीज होती है, कंपाइलर भी होता है और क्या होता है, एक इंटरप्रेटर भी होता है। तो जस्ट इन टाइम कंपाइलर। और ये जो इंटरप्रेटर होता है हमारा, ये क्या करता है, हमारे कोड को, जो मेरा बाइट कोड है उसको लाइन बाय लाइन क्या करता है, converts the byte code into machine code line by line और कैरेक्टर बाय कैरेक्टर, लाइन बाय लाइन और कैरेक्टर बाय कैरेक्टर, कैरेक्टर बाय कैरेक्टर, लाइन बाय लाइन और कैरेक्टर बाय कैरेक्टर। समझ में आया, इस तरीके से, कोई डाउट इसमें। तो इस तरीके से अब ये जब बाइट कोड बन जाता है और ये कहीं सेव नहीं होता, इस प्रोसेस के अंदर उस ओएस के एनवायरनमेंट में चलता रहता है और ये क्या करता रहता है, इसको एग्जीक्यूट करता रहता है और हमें आउटपुट आती है। तो इसको जीरो यानी एक लेयर है इस जेवीएम के अंदर, एक ओएस को तो पता ही नहीं चला उसके बारे में, क्योंकि हमारा काम किसमें हो रहा है, वर्चुअल। हमें यहाँ पे बैठे हुए हमें बाहर के एनवायरनमेंट में बारे में पता नहीं चल रहा। तो यहाँ पर जब हमें उसको ओएस को पता ही नहीं चला उसके बारे में, तो कोई डिपेंडेंसी नहीं आती। तो इन सब की वजह से मैंने सिर्फ ऊपर से बताया, मैं आपको एक एक करके बताऊंगा जेवीएम क्या होता है, जेआरई क्या होता है और इसके अंदर कैसे वर्किंग होती है, कैसे सिक्योर होता है। जावा इज सिक्योर, अभी फीचर बताता हूँ जावा के। तो इनकी वजह से यानी जावा, अब इस डॉट क्लास फाइल को मैं किसी भी ओएस पे जाकर रन कर सकता हूँ, क्योंकि इसकी पर्टिकुलर कोई एक्सटेंशन स्पेसिफिक नहीं है ओएस के अकॉर्डिंग। समझ में आया। तो बिकॉज ऑफ बाइट कोड जावा इज अ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। समझ में आया, इस तरीके से ये मैं आपको शेयर कर देता हूँ और इसकी रिकॉर्डिंग में आपको शेयर कर दूंगा। अपने नोट्स बना लो अच्छे से, इंटरव्यू क्वेश्चन में भेजूंगा, इंटरव्यू क्वेश्चन भी लिखते रहना अलग कॉपी से, जिससे कि आपको सारी चीज क्लियर हो जाएगी। जब भी इंटरव्यू देना हो तो सिर्फ इंटरव्यू क्वेश्चन पढ़ो, पूरी जावा पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो आज हमने पढ़ा इसमें कोई डाउट किसी को, कोई क्वेश्चन? तो आज इसको इतना ही रखते हैं, कल मैं इसी के सेम टाइम पे 11 बजे क्लास स्टार्ट होगी, कल इसके आगे करेंगे। कल मैं आपको इंटर जावा स्टार्ट कराऊंगा कैसे, और उसके बाद बताऊंगा जेआरई जेवीएम के बारे में। ठीक है, इसको मैं शेयर करता हूँ रिकॉर्डिंग।